Hello students, 12th class Macroeconomics chapter number 17 Balance of Payment and Foreign Exchange का ये सेकेंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम कुछ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम होता क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम refers to system in which exchange transactions takes place at a fixed rate by the government or by the monetary authority। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम की या स्थिर विनिमय दर की, तो इसका मतलब है जो ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज होते हैं फिक्स रेट पे, और वो फिक्स रेट कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी, तो वो फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम कहलाता है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं एक फिक्स रेट पे, जो कि गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा या मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा बनाई जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं फिक्स रेट पे, और वो फिक्स रेट गवर्नमेंट द्वारा और मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा बनाई जाती है। The basic purpose of adopting the system is to ensure stability in foreign trade and capital movement। इसका बेसिक उद्देश्य या बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जो स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में वो मेंटेन रह सके, और स्टेबिलिटी जो है फॉरेन ट्रेड में वो भी मेंटेन रह सके, साथ साथ में जो कैपिटल है उसका भी मूवमेंट हो सके। तो बेसिक पर्पस फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम का ये होता है कि जो फॉरेन ट्रेड होता है, जो विदेशी व्यापार होता है, उसमें एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी बने रहे और कैपिटल मूवमेंट भी हो सके। अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट ईच कंट्री मेंटेन्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, अदर प्रीशियस मेटल, अनदर कंट्री करेंसीज एक्सेट्रा। अगर हम बात करें फिक्स एक्सचेंज रेट की, तो उसके अंदर हर एक देश कुछ ना कुछ अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको फिक्स करके रखते हैं, सोने के भाव में, मेटल के भाव में, या कुछ दूसरी कंट्रीज के भाव में। दो सिस्टम है फिक्स एक्सचेंज रेट का इसके अंदर। सबसे पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है उसके अंदर जो एक्सटर्नल वैल्यू होती है हर करेंसी की, वो मेंटेन की जाती है बाय फिक्सिंग द प्राइस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो मतलब इस सिस्टम के अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, या जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण मान प्रणाली, तो उसके अंदर जो एक्सटर्नल वैल्यू होती है हर देश के करेंसी की या हर देश की मुद्राओं की, तो वो मेंटेन की जाती है बाय फिक्सिंग देयर प्राइस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मतलब हर करेंसी की जो प्राइस होती है उसको हम फिक्स करते हैं, और वो प्राइस जो है वो फिक्स की जाती है सोने के भाव में या टर्म्स ऑफ गोल्ड। एग्जाम्पल में अगर हम इसको समझें, तो अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो एक पौंड में 5 मिलीग्राम सोना, एक अमेरिका डॉलर में 2 मिलीग्राम सोना, एक इंग्लैंड पौंड्स में 2.5 मिलीग्राम सोना, ऐसा करके जो है हर करेंसी की जो प्राइस है वो सोने के भाव में या सोने पे फिक्स की जाती है, गोल्ड के अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है। नेक्स्ट है जो कि है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो भी करेंसीज हैं या जो अलग अलग मुद्राएं हैं, उसको एक मुद्रा अर्थात अमेरिकी डॉलर के साथ संबंध कर दिया जाता है। मतलब जितने भी करेंसीज हैं उसे एक करेंसी या जो अमेरिकन डॉलर है उसके साथ उसको संबंध कर दिया जाता है, या उससे वो रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद ये कन्वर्ट होती है गोल्ड के अंदर। ये सिस्टम जो है वो एक तरीके से बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, और ये सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। तो फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी प्रणाली है जहाँ पर जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है वो होते हैं एक फिक्स रेट पे, जो कि गवर्नमेंट द्वारा और मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा बनाए जाते हैं। इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो फॉरेन ट्रेड में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे और कैपिटल मूवमेंट हो सके इकोनॉमी के अंदर। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो मेंटेन करके रखती है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स के अकॉर्डिंग या कुछ अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। तो हर कंट्री की जो करेंसीज होंगी वो या तो गोल्ड के अकॉर्डिंग वैल्यू की जाएगी, मेटल के अकॉर्डिंग, या कुछ दूसरी कंट्री की करेंसीज के अकॉर्डिंग। दो सिस्टम है फिक्स एक्सचेंज रेट के, सबसे पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड और दूसरा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है या विदेशी विनिमय दर जो है
वो कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है चेंज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात में जो चेंजेस आते हैं वो। दो तो अगर किसी कंट्री की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो क्वांटिटी होती है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है तो उससे उस कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। अगर इम्पोर्ट जो है इंक्रीज़ हो रही है मोर देन एक्सपोर्ट, तो उस टाइम पे डिमांड जो होगी फॉरेन करेंसी की वो इंक्रीज़ होगी और जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अनफेवरेबल बन जाएगा एक कंट्री के लिए। लेकिन अगर एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ ज़्यादा हो रहा है इम्पोर्ट के कंपैरिजन में, तो उस टाइम पे डिमांड जो होगी डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज़ होगी फॉरेन कंट्रीज़ में, और रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो फेवरेबल बन जाएगा उस कंट्री के लिए। तो चेंज इन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी क्या होती हैं, उसमें भी चेंजेस आते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। अब इम्पोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री से अगर हम कुछ सामान मंगवा रहे हैं तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में तो फॉरेन करेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी और रेट ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो हमारी कंट्री के लिए अनफेवरेबल रहेगा। लेकिन हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट के कंपैरिजन में तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी फॉरेन कंट्रीज़ में, और रेट ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल रहेगा। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस, कीमतों में परिवर्तन आना। तो चेंज इन प्राइस अगर होता है किसी भी वस्तु का किसी भी कंट्री में, तो उसके वजह से भी हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज होता है। अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है इंडिया में और उसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो दूसरी कंट्री में उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे जो दूसरी कंट्री है वो इम्पोर्ट लेस करेगी उस गुड्स को इंडिया से, और रीज़न ये रहेगा कि हमारी कंट्री में वो गुड्स की कीमत ज़्यादा है तो दूसरी कंट्री के लिए वो कॉस्टली पड़ जाएगी। और अगर इसके विपरीत कंडीशन हुआ कि इंडिया में उस गुड्स का प्राइस जो है वो कम है और उसी गुड्स का प्राइस दूसरी कंट्री में ज़्यादा है, तो उस टाइम पे इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, ताकि जो दूसरी कंट्री है वो खरीद सकेगी वो गुड्स चीपर रेट पे, और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है इंपोर्ट किए जाएंगे दूसरी कंट्री में। तो इसी के लिए इसी की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी क्या होती है, उसमें चेंजेस आती है। तो अगर प्राइस चेंज हो रहा है किसी कमोडिटी का एक कंट्री में तो उसके अकॉर्डिंग भी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है जो कि है कैपिटल मूवमेंट। कैपिटल मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज मे बी फॉर शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड। जो कैपिटल मूवमेंट होता है कंट्रीज के बीच में वो शॉर्टर पीरियड के लिए हो सकता है या लॉन्गर पीरियड के हो सकता है। इट मे बी फॉर द लॉन्गर पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो रहा है तो हो सकता है कि उसके पीछे पर्पस है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लंबे समय के लिए निवेश हो। The country from where the capital come from foreign countries, the demand for the currency of that country increases. वो देश जहाँ से कैपिटल आता है दूसरी कंट्री से, तो उस टाइम पे उस करेंसी की जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसी के वजह से जो है कैपिटल मूवमेंट की वजह से भी जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, उसमें भी फ़र्क आएगा, उसमें भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है जो कि है बैंकिंग ऑपरेशन। बैंक के जो ऑपरेशंस होते हैं, बैंक की जो काम का तरीका है या बैंक के जितने भी कामकाज हैं उसके वजह से भी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें भी फ़र्क आ सकता है, और वो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होती है कंट्री की उसमें फ़र्क डाल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थिर विदेशी विनिमय दर प्रणाली के लाभ। तो सबसे पहला है स्टेबिलिटी इन दी एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का स्थिर रहना। द रेट ऑफ एक्सचेंज अनचेंज अंडर दिस सिस्टम विच प्रमोट फॉरेन ट्रेड। जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है उसमें जो एक्सचेंज रेट होता है या रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो स्थिर रहता है, जिसके वजह से फॉरेन ट्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होता है। तो इस प्रणाली में जो विदेशी विनिमय दर होता है वो चेंज नहीं होता है, वो अपरिवर्तित रहता है, जिसके वजह से जो विदेशी व्यापार है वो बढ़ता है और बढ़ने में सहायक होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विनियोगों में वृद्धि। दिस सिस्टम क्रिएट कंडीशन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल अमंग डिफरेंट नेशन बिकॉज ऑफ द स्टेबल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहता है, वो फिक्स रहता है, तो जो फॉरेन कैपिटल
फ्लो होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, तो उस फ्लो के अंदर वो बहुत स्मूथली फ्लो हो सकता है करेंसी का एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये जो रेट होता है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर एक स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, और उसी के वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। Under the system, every country is confident about a change in the rate of exchange, hence international trade goes on increasing. इस सिस्टम के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से बहुत कॉन्फिडेंट रहती है जो भी चेंजेस होते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज उससे रिलेटेड। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है इसके अंदर वो एक तरीके से बहुत स्मूथली चलता है और वो इंक्रीज होने के उसमें चांसेस रहते हैं। तो इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक देश को यह विश्वास रहता है कि विनिमय की दर एक समान रहेगी, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो वहाँ पर एक्सचेंज रेट हमेशा स्थिर रहेगा, तो इसलिए हर एक जो कंट्री है या जितने भी देश हैं उनको एक कॉन्फिडेंट रहता है, उनको ये विश्वास रहता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो एक जैसा रहेगा, और इसी के वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको प्रोत्साहन मिलता है या वो एनकरेज होते हैं। नेक्स्ट है चेक ऑन स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी। The exchange rate is fixed by the government. It removes the possibility of speculative transaction in foreign exchange. यहाँ पर जितने भी जो एक्सचेंज रेट होते हैं, जो विनिमय दर होते हैं वो सरकार द्वारा फिक्स किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जितने भी स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस हैं वो रिमूव हो सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द नेशंस बोल सकते हैं, तो विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहना। तो फिक्स एक्सचेंज रेट की वजह से जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो सकती है, and no country can deviate from the system nor can any country appreciate or depreciate the value of its currency। और इसी के वजह से क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन किया जाता है, तो कोई सी भी कंट्री अपनी कंट्री की करेंसी को ना अप्रिशिएट कर सकती है, मतलब बढ़ा सकती है, और ना ही घटा सकती है। तो ये इसके कुछ मेरिट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है क्रिटिसिज्म ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में तर्क जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कंट्रोल्ड इकोनॉमी या कंट्रोल इकोनॉमी, नियंत्रण अर्थव्यवस्था। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो मेंटेन की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, और यहाँ पर एक फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो मेंटेन किया जाता है, जिसके वजह से एक टाइट कंट्रोल होता है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर इजी नहीं होता उस कंट्रोल को हटाना और वो रेट को चेंज करना। तो इसीलिए जितनी भी इकोनॉमी होती है या अर्थव्यवस्था होती है वो कंट्रोल में रहती है एक फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर, और उसके अंदर कंट्रोल मेंटेन रहता है जिसको हम इजीली हटा नहीं सकते। नेक्स्ट है अनफेवरेबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का प्रतिकूल प्रभाव। ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो फॉरेन ट्रेड में या फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे, जिसके वजह से जो नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ हैं, प्राइस लेवल जो है वो एक सेकेंडरी हो जाता है इन लोगों के लिए, या एक सेकेंडरी ऑप्शन हो जाता है जिसको ऑलमोस्ट वो इग्नोर कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान सिर्फ फॉरेन ट्रेड की स्टेबिलिटी पे देते हैं। तो अनफेवरेबल हो जाता है एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए या आर्थिक विकास करने के लिए हमें हर चीज़ को देखना होगा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर उसके बाद नेशनल इनकम हो गई, तभी जाके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो सकती है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर मेन फोकस जो है फॉरेन ट्रेड की स्टेबिलिटी पे दिया जाता है। उसके बाद है करप्शन या भ्रष्टाचार बोल सकते हैं जिससे हम हिंदी में। द चेंज ऑफ करप्शन इंक्रीजेज where there is a tight control over the country's activity to maintain fixed exchange rate। स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए देश में अनेक नियंत्रण बनाए जाते हैं, और नियंत्रण अधिक होने पर भ्रष्टाचार फैलने की अवसर जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक फिक्स एक्सचेंज रेट हमें बना के रखना है कंट्री के अंदर तो उसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल किए जाते हैं, और ज़्यादा अगर कंट्रोल किया जाएगा तो उस टाइम पे करप्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जो कि है इमीडिएट चेंज इन एक्सचेंज रेट। विनिमय दर में
आकस्मिक परिवर्तन, जैसे कि यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता है। तो अगर किसी कंट्री को कुछ चेंजेस करना है, इमीडिएट चेंजेस करना है अपने एक्सचेंज रेट में, तो वो पॉसिबल यहाँ पर इमीडिएटली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक टाइट कंट्रोल मेंटेन किया जाता है हर कंट्री द्वारा। तो इसलिए इमीडिएट चेंज जो है एक्सचेंज रेट में वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, जिसे हम चालू बाजार और वायदा बाजार बोलते हैं हिंदी में। स्पॉट मार्केट refers to the market in which the receipt and payment are made immediately. The sale and purchase of foreign currencies is affected at a prevailing rate of exchange on the spot. अगर हम बात करें चालू बाजार की तो इसे तत्काल बाजार भी कहा जाता है और इसमें प्रचलित विनिमय दर की तत्कालिक दर कहते हैं। इस बाजार की प्रवृत्ति दैनिक होती है। इस बाजार का भविष्य में लेन देन से कोई संबंध नहीं होता। इस बाजार में केवल चालू लेन देन ही किया जाता है। तो स्पॉट मार्केट एक ऐसा मार्केट है या चालू मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर जो भी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होता है वो इमीडिएटली किया जाता है, जो भी लेन देन होता है वो इमीडिएटली किया जाता है, और यहाँ पर जो फॉरेन करेंसीज हैं उसका जो परचेज है वो इफेक्ट किया जाएगा प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज रेट से। स्पॉट मार्केट जो है एक तरीके से डेली नेचर के होते हैं और यहाँ पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो डिटरमाइन किया जाएगा स्पॉट मार्केट अकॉर्डिंग, और इसीलिए इसे स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जो कि है फॉरवर्ड मार्केट। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म एट अ फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड रेट today, the foreign exchange is bought and sold for delivery. The exchange rate here is known as forward exchange rate. Forward rate is useful for both the parties involved in the transaction because of two reasons. First is to minimize the risk of loss due to adverse change in exchange rate, and second to make profit through speculation. इस मैकेनिज्म के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो खरीदा जाता है और बेचा जाता है फ्यूचर डेट के लिए, जो कि हमने आज के रेट से एग्री किया है उस अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहा जाता है, और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है यह वो है कि दोनों पार्टीज के लिए, जो खरीद रहा है या बेच रहा है, दोनों के लिए बहुत के लिए महत्वपूर्ण रहता है, होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, वो दो चीज़ों का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर जो रिस्क ऑफ लॉस होता है किसी फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से, वो कम किया जा सकता है या वो मिनिमाइज हो सकता है, और यहाँ पर प्रॉफिट भी हम कमा सकते हैं स्पेकुलेशन के थ्रू। तो दो टाइप के मार्केट है, सबसे पहला है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट जो है वो डेली बेसिस या डेली नेचर वाला मार्केट होता है। यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो डेली किया जाता है, परचेज और सेल्स जो है वो डेली एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फॉरवर्ड मार्केट की, तो यहाँ पर ये इस अकॉर्डिंग चलता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ब्रॉट और सोल्ड किया जाएगा फ्यूचर डेट के लिए, लेकिन वो आज जो हमने एग्रीड डेट रेट किया है उस अकॉर्डिंग किया जाएगा। मतलब आज का जो रेट है उस अकॉर्डिंग हम जो फॉरेन एक्सचेंज है इसको बेचेंगे या खरीदेंगे, लेकिन आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए। ये दोनों पार्टीज़ के लिए जो है वो महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क ऑफ लॉस है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और वो रिस्क ऑफ लॉस अगर चेंज इन एक्सचेंज रेट की वजह से हो रहा है तो यहाँ पर वो लॉस को कम किया जा सकता है। यहाँ पर प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है स्पेकुलेशन द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का हम पहले देख लेते हैं। तो इट रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट। मतलब जब हमारी एक्सचेंज रेट में राइज होता है तो जो भी कंडीशन बनती है वो करेंसी डेप्रिसिएशन कहलाती है। मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर हमारा जो विनिमय दर है उसमें गिरावट ना आके उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, उसमें बढ़ोतरी आ रही है, तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम करेंसी डेप्रिसिएशन बोलेंगे। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है इट रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। जब एक्सचेंज रेट में गिरावट आती है तो उस कंडीशन को हम करेंसी एप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब जब हमारी विनिमय दर जो है उसमें गिरावट आ रही है तो उस कंडीशन को हम करेंसी एप्रिसिएशन बोलेंगे।
सेकेंड, टू बाय $1 मोर रुपीज़ आर नीडेड। अगर हमें $1 खरीदना है और उस टाइम पे पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे जो है रुपी के मात्रा में देने पड़ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम करेंसी डेप्रिसिएशन बोलेंगे। समझ लीजिए, अगर कुछ साल पहले डॉलर जो है $1 जो है वो ₹40 देने में आ जाता था। लेकिन अब की कंडीशन में अगर हम बात करें तो $1 अगर हमें ख़रीदना है तो हमें ₹80 देना है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसमें बढ़ोतरी आ रही है, तो इस कंडीशन को हम करेंसी डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो अगर हमें $1 बाय करना है, उसके लिए अगर हम ज़्यादा रुपीज़ दे रहे हैं, ज़्यादा रुपीज़ ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कंडीशन करेंसी डेप्रिसिएशन की कहलाएगी। अगर हम बात करें करेंसी एप्रिसिएशन की, तो यहाँ पर $1 खरीदने के लिए हमें लेस रुपीज़ अगर लग रहे हैं, तो वो कंडीशन करेंसी एप्रिसिएशन कहलाती है। थर्ड डिफरेंस है, इट अकर्स व्हेन इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट टेक्स प्लेस। मतलब जब इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट का या डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो करेंसी डेप्रिसिएशन है वो होती है। करेंसी एप्रिसिएशन कब अकर करती है, जब डिमांड डिक्रीज हो रहा हो और जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का वो इंक्रीज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में करेंसी एप्रिसिएशन जो है वो अकर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर डिफरेंस। जैसे कि हम डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसके बीच में हम अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मीनिंग। डिवैल्यूएशन का मतलब है रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी में, जब घरेलू मुद्रा में गिरावट आती है फॉर ऑल फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, तो उस टाइम पे वो डिवैल्यूएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम। जब हमारी मार्केट प्राइस जो होती है डोमेस्टिक करेंसी की, अगर उसमें गिरावट आ जाए फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, तो वो डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहलाता है। डिवैल्यूएशन जो है उसके अंदर प्राइस जो होगी एक डोमेस्टिक करेंसी की वो रिड्यूस होगी, लेकिन वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होगी। और डेप्रिसिएशन की बात करें तो उसके अंदर भी मार्केट वैल्यू जो होगी हमारी घरेलू करेंसी की वो डिक्रीज होगी, लेकिन वो फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के अंदर होगी। नेक्स्ट है कॉजेस। तो डिवैल्यूएशन जो है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है, पॉलिसीज चेंज करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, या डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को गिराती है या रिड्यूस करती है, तो वो कंडीशन डिवैल्यूएशन कहलाता है। और डेप्रिसिएशन जो है वो मार्केट फोर्स के वजह से होता है और इसी की वजह से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। रेट ऑफ एक्सचेंज इट टेक्स प्लेस व्हेन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एग्जिस्ट। डिवैल्यूएशन की बात करें तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ही अकर करता है, मतलब यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जो है वो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में अंतर बताना है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका मतलब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले उसका मीनिंग दिया हुआ है जो कि है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बाय अ कंट्री इन अ ईयर। व्यापार में संतुलन का मतलब है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में जो भी डिफरेंस आता है कंट्री द्वारा, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें या संतुलन भुगतान की बात करें तो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो एक घरेलू निवासी और दूसरे कंट्री में रहने वाला जो इंसान है या दूसरे कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता है उसका स्टेटमेंट जो होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स को ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें विजिबल और इनविजिबल आइटम्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है।
बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये फेवरेबल हो सकते हैं या अनफेवरेबल हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक वाइडर सेंस है। मतलब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या अ, व्यापार का जो संतुलन है वो एक हिस्सा है संतुलन भुगतान का, लेकिन अगर हम बात करें संतुलन भुगतान की तो वो एक वाइडर कंसेप्ट है, मतलब उसका स्कोप जो है वो वाइड है। उसके बाद है इफ़ द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ नॉट फेवरेबल इट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ़ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ नॉट फेवरेबल इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द नेशन। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल नहीं है तो उस टाइम पे एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाएगा नेशन के लिए, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नेशन के अंदर या इकोनॉमी के अंदर पड़ेगा।